नमस्कार। कहते हैं कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब लोग अपने वोट का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार करते हैं। और यही वजह है कि चुनाव आयोग लगातार जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से दिल्ली से लेकर पटना तक लोगों से यह अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और वोट करें। आज छठे चरण की वोटिंग का दौर जो है वो समाप्त हो गया और बिहार में 8 लोकसभा के लिए 86 प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटी में बंद हो गया। सुबह से लेकर अभी तक लगातार पूरी हमारी टीम बिहार के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करती रही और देर शाम पटना वापस लौटी। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक जो कि पूरे दिन वैशाली में थे, विवेक जो पूरे दिन शिवहर के इलाकों में थे, अविनाश जो इस वक्त हमारे साथ वो अभी मौजूद हो भी आ रहे हैं थोड़ी देर बाद, चुनाव आयोग में थे, और चंदन जो पूरे दिन लालगंज के इलाके में यानी कि वैशाली के कुछ इलाकों को वो कवर कर रहे थे। इन तमाम लोगों से हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में आज जो लोकतंत्र अपना छठा महापर्व मना रहा था उसमें लोगों की कितनी जागरूकता रही। क्या वाकई में जिस बड़ी संख्या में लोगों को घर से बाहर निकलना चाहिए था क्या वो निकल पाए? क्या वाकई में जो मतदान का प्रतिशत रहा वो कम क्यों रहा? क्योंकि आज तपिश भी बहुत ज़्यादा थी। आज टेम्परेचर का आलम यह था कि जब सुबह 8 बजे वैशाली के एक मतदान केंद्र पर मैं खुद मौजूद था तो वहाँ पर लोगों की लंबी कतार देखने को नहीं मिल रही थी। और जब लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोग धीरे धीरे घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि वैशाली का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले साल की तुलना में ठीक ठाक रहा है। लगभग 56 पॉइंट के करीब वहाँ पर जो है वो वोटिंग हुई है। हम चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, आज आप पूरे दिन इस भीषण गर्मी में आप लोकतंत्र के इस महापर्व को न सिर्फ आप एंजॉय कर रहे थे बल्कि यह भी देखने और टटोलने की कोशिश कर रहे थे आम लोगों के बीच आकर के कि वाकई में जो वो वोटिंग करते हैं तो वोटिंग का उनका ट्रेंड क्या होता है। जब वो वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पर जाते हैं तो उनके दिमाग में क्या चलता है। वाकई में वहाँ जो व्यक्ति जो खड़े होते हैं जो प्रत्याशी के तौर पर, उनके चेहरे को वो नज़र में रखते हैं या फिर राष्ट्रीय राजनीति में जो नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी हैं, बिहार में तेजस्वी यादव हैं, उनके चेहरे को वो नज़र में रखते हैं। क्योंकि आप पूरे दिन वहाँ रहे हैं और तब से थोड़ी देर पहले पटना वापस लौटे हैं, तो आपने वहाँ क्या देखा? देखिए राजीव, स्पष्ट है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, आप भी फील्ड में हैं, आप भी कई दिनों से देख भी रहे हैं। अब तो हम लोग छठे चरण में आ गए हैं और 1 तारीख को 7वें चरण में अंतिम चुनाव होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। इस बार कई वर्षों के बाद, मैंने कई लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी लोग बोल रहे हैं। भले वोट किसको कर रहे हैं नहीं कर रहे वो हम पूछते भी नहीं हैं और किसी को बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे जैसे रोजगार हो गया, एक चीज़ ज़रूर है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो रोजगार बांटा गया उसके पहले जब नीतीश कुमार के साथ में तेजस्वी यादव थे और जो 18 महीने की सरकार महागठबंधन की थी बिहार में, और उस बीच जो नियुक्ति पत्र बांट करके कैंप लगा करके और पटना के गांधी मैदान में 2.5 लाख शिक्षकों को एक दिन में रोजगार नियुक्ति पत्र बांटा गया, ज्ञान भवन में बांटा गया, यानी कि जो 4.5 लाख के करीब, जो 4.5 पौने 5 लाख के करीब जो रोजगार बांटा गया उसको एक मुद्दा बनाया गया है राजद की तरफ से, खास करके तेजस्वी यादव की तरफ से। जब हम लोग बात करते हैं जो वैसे वोटर जो पहली बार वोट करने आते हैं तो वो रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो फिर रोजगार की बात का मतलब हो जाता है फिर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार लगातार अपनी सभाओं में बोल रहे हैं कि रोजगार हमने दिया है, मुख्यमंत्री का अधिकार होता है रोजगार देना। अगर रोजगार देने की बात है तो लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी की जो सरकार 15 वर्षों में थी उसमें कितने रोजगार मिला है वो तो क्यों नहीं बताते हैं तेजस्वी यादव। यानी कि तेजस्वी यादव ने एक ट्रेंड तो सेट कर दिया कि आपको रोजगार की बात करनी पड़ रही है, क्योंकि अगर आपको जवाब देना पड़ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर और भी जो बड़े नेता हैं या फिर जो भी एनडीए के जो तमाम जो नेता हैं या फिर कहें तो लगातार जो बोलते हैं सम्राट चौधरी कि ये लोग तो उसी मामले में फंसे हुए हैं कि नौकरी के बदले में इन्होंने ज़मीन लिया है, इस पर मुकदमा चल रहा है। और आज तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कह दिया अपनी सभा में कि अब तो काउंटडाउन चालू है और जैसे भी 4 तारीख बीतेगा तो वैसे ही जो राजद के नेता हैं वापस जेल में जाएंगे। वैशाली में क्या मुद्दा था? क्योंकि आप पूरे दिन वहाँ थे, तो वैशाली में क्या मुद्दा हावी रहा आज के चुनाव? देखिए वैशाली में 2 मुद्दा साफ दिख रहा था। एक तरफ विकास का मुद्दा हो रहा था और दूसरे तरफ जो बेरोजगारी की बात हो रही है, विकास और जो महंगाई की बात वो लोग कह रहे थे। देखिए 2 वोटर बिल्कुल डिफरेंट हैं, बटे हुए हैं। जो एनडीए के वोटर हैं वो अपने हिसाब से बातों को बोलते हैं
और जो महागठबंधन के जो वोटर हैं वो अपने हिसाब से बातों को बोलते हैं। तो वैशाली में जो काफ़ी मतलब ऊर्जावान धरती जिसको मानते हैं हम लोग, और बिहार ही पूरी तरीके से राजनीतिक बहुत चेतना से भरी हुई है। और वैशाली में इस बार जो मुद्दा है वो दोनों मुद्दा वही है कि एक तरफ लोग विकास की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग बेरोजगारी और महंगाई की भी बात कर रहे थे। हमारे साथ चूंकि चंदन भी हैं, चंदन उसी इलाके से आप बिलोंग भी करते हैं, आप बता भी रहे थे कि जो मुन्ना शुक्ला है उनसे आपकी कई बार बातचीत हुई है, वहाँ पर क्या लड़ाई आपको देखने को मिल रही है, मुन्ना शुक्ला बनाम बीना देवी? देखिए वहाँ जो है चूँकि दोनों दो पार्टी से हैं, एक एनडीए से हैं और एक राजद से, तो कहीं ना कहीं जो 20% राजद का वोट है वो मुन्ना शुक्ला को मिलने जा रहा है और बीना देवी को भी वो 20% वोट है वो मिलने जा रहा है। उसके बाद जो चूँकि 20% वोट मैं समझ नहीं पा रहा क्या आप कहना चाह रहे हैं? 20% वोट कहने का मतलब है कि ये पार्टी का जो वर्कर हो, जो समर्थक है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका 20% वोट। और चूँकि मुन्ना शुक्ला जो है भूमिहार हैं और भूमिहार जाति का जो है वहाँ पे वर्चस्व है, चूँकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो है भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और यादव और कई कास्ट जो हैं वो हैं, तो ये फ़ायदा कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला को मिलेगा। और हाँ, एक चीज़ जरूर है कि आज आप जब हम लोग कवरेज कर रहे थे तो एक चीज़ जरूर देखे होंगे कि जो प्रत्याशी थे वो घूम घूम कर लोगों से अपील भी कर रहे थे ताकि जितना प्रतिशत मत हो उतनी उन लोगों की अच्छी रहेगी। तो लगातार जो है चूँकि लोकतंत्र की धरती है वैशाली, और हालांकि वोट प्रतिशत भी लगभग ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन और बढ़ने की उम्मीद जताई जाए। जातिगत आधार पर वहाँ वोटिंग हुई है, ये आपके कहने का मतलब है कि जात एक जो है वो बड़ा आधार रहा है वहाँ पर? जी देखिए, कुछ हद तक वहाँ पर जाति आधारित वोट जो है वो जरूर हुआ है और जिसका फायदा कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा भी। चलिए हम अभिषेक एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जो कि चंदन जिस तरह बता रहे हैं, आपको लगता है कि जाति की राजनीति, जाति की सियासत से बिहार आज भी बाहर नहीं निकल पाया है? बिल्कुल, जाति की राजनीति बहुत जबरदस्त है। आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने जाति की बात की है, जाति का उन्होंने नाम भी लिया है, कुर्मी, तेली, सूरी, कलवाड़, यहाँ मतलब दलित, महादलित में मुसहर, रविदास, सब कुछ बोला है उन्होंने। आज आप समझ लीजिए कि छठे चरण में आकर प्रधानमंत्री को बिहार की धरती पर ये बोल करके जो आरजेडी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी के लिए वो भी चीज कर रहे हैं। तो यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी ये मानते हैं कि भाई बिहार में अगर आपको चुनाव जीतना है तो ये जो एमवाई फैक्टर है जिसका कि लगातार बीजेपी इग्नोर करती रही है और ये कहती रही है कि भाई एमवाई फैक्टर जो है वो आरजेडी के साथ है, तो वो उसमें सेंधमारी करने की कोशिश में मोदी अभी भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, लगातार आपने एक खबर चलाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर थी कि अमित शाह फेल हो गए फिर से एक बार बिहार के मतलब फॉर्मूले में, और फिर नरेंद्र मोदी ने कमान संभाला और आज 15वां या 16वां उन्होंने सभा किया और अमित शाह मात्र 8 सभा किया, यानी कि अमित शाह से दुगुना सभा नरेंद्र मोदी का हो गया। नरेंद्र मोदी चीज़ों को समझ रहे हैं और लगातार जो प्रहार है वो कर रहे हैं कि जो वोट बैंक है यहाँ पर, जो अति पिछड़ों का जो कुनबा जो वोट बैंक है जिसमें अभी तक उनको सेंधमारी करने में सफलता नहीं मिली, उन्होंने भूपेंद्र यादव को लाया, लगातार प्रभारी बना कर रखा, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। नित्यानंद राय को काफ़ी बढ़ाया, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बनाया, उसमें उसके बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। रामकृपाल यादव को 2014 में मंत्री बनाया, उसके बाद 19 में उन्होंने रिपीट नहीं किया, उसमें के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली। अब स्ट्रेटजी चेंज है, अब सम्राट चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष प्लस डिप्टी सीएम, पहले डिप्टी सीएम। अब जो कैबिनेट जो बनाया गया है, अभी जो सरकार में जो वापस बीजेपी आई उसमें कैबिनेट का जो संख्या आप देखते हैं तो उसमें भी अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित समाज वो क्लियर दिखता है कि कितना संख्या उसमें भागीदारी बढ़ी है। तो जाति को लेकर के बिहार में राजनीति होती है और ये बात सही है, क्योंकि आज तक बीजेपी का जो एजेंडा रहता है वो सीधा क्लियर है, हिंदू और मुस्लिम पर बातचीत होती है। बिहार में आकर के वो एजेंडा फेल हो जाता है, बिहार में हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। कई बार कोशिश कर लिया गया। आप याद कीजिए राजीव जी कि 2019 में एक भी सीट आरजेडी ने नहीं जीता था, 0 पर आउट हुई थी आरजेडी पिछले चुनाव में, और सिर्फ एक सीट कांग्रेस मुस्लिम बाहुल इलाका है किशनगंज, वहाँ से जीती थी। लेकिन जब वापस 2020 की जब चुनाव आती है तो 80 सीट लेके आती है आरजेडी, तो बड़ा मुद्दा है। और समझिए कि सेकेंड पार्टी बीजेपी आती है, जबकि चिराग पासवान उससे विरोध में थे और उन्होंने। हम अब आएंगे आपके पास, हमारे साथ विवेक भी हैं। हम इस बीच में आपको एक चीज़ और बता दें, बड़ी खबर कि जो वोटिंग आज हुई है 8 लोकसभा में, उसमें वाल्मीकि नगर में 58.25% वोटिंग हुई है, पश्चिमी चंपारण में 59.75, पूर्वी चंपारण में 57.30, शिवहर में 56.30, गोपालगंज में 50.70,
सिवान में 52.50, महाराजगंज में 53.80 और वैशाली में 58.50। देखिए आज 8 जगह जो चुनाव का जो अभी ये बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जननी है वैशाली, और वाकई में लोकतंत्र की जननी ने आज एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा और आज सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो वैशाली में। हमारे साथ विवेक हैं। विवेक, शिवहर में क्या कुछ स्थिति है? वहाँ चूँकि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ऋतु जायसवाल IAS की पत्नी है, तो बाहुबल बनाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी लड़ाई सीधे तौर पर वहाँ देखने को मिल रही है। आपने क्या देखा वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर शिवहर की बात कर लिया तो इस बार देखा कि शिवहर में लगातार वहाँ से रामा देवी सांसद रही हैं, उनका पत्ता काटने के बाद लवली आनंद को वहाँ पे सीट दिया गया था और बीजेपी से छीन करके वो सीट जेडीयू ने ली। बीजेपी से छीन कर वो सीट दिया गया था। उसके बाद जो ऋतु जायसवाल है, जो आरजेडी के प्रदेश महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, और बीच में उन्होंने देखा मुखिया के चुनाव लड़ी थी, उसमें भी वो चुनाव हार गई थी, और उसके साथ साथ अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा भी चुनाव हार गई थी, और इस बार उनका जो है लोकसभा में वो शिवहर से आजमा रही हैं। लेकिन जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हो, जो 2 दिन पहले अगर बात कर जाए, 2 दिन पहले एक आनंद मोहन का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। बाद में तो वो आया कि वो फर्जी वीडियो है जो भी, और अभी जो वहाँ की अगर बात कर ले तो इस बार तो इम्पैक्ट तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो है वहाँ जो रामा देवी थी, रामा देवी एक बैच से जाति से आती थी, और इस जो लवली आनंद हैं, लवली आनंद फॉरवर्ड से आते हैं, यानी कि राजपूत जाति से आते हैं, और ऐसे में साफ तौर पे जो कही जाए तो वहाँ पे जो आबादी है सभी का जो मिली जुली आबादी है, ऐसे में वहाँ पे जो मुकाबला है, जो ऋतु जायसवाल से कम मुकाबला नहीं है। ऋतु जायसवाल जिस जाति से वैश्य जाति से वो बिलोंग करती है, वैश्य जाति से वो भी आती हैं, तो ऐसे में वहाँ वैश्य जाति का पकड़ बहुत रहा है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि मोदी के नाम पर जो है वैश्य जो है वो बीजेपी को वोट किए होंगे? बिल्कुल, मोदी के लहर में तो सब जगह वोट पड़ रहा हो, चाहे और भी लोकसभा के क्षेत्र की बात कर लिया, लेकिन वहाँ जो एक बार इस बार इसलिए इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ेगा क्योंकि देखा हाल ही में उनको लवली आनंद को जेडीयू का आरजेडी का दामन छोड़ करके लवली शामिल हुई जेडीयू में, उनके बेटे भी जेडीयू में शामिल हुए। सरकार बचाने में बड़ी भूमिका रही चेतन आनंद की। सरकार देखा कि सरकार बचाने में पूरी तरीके से कम डाउन शुरू रहा। उन्होंने फ्लोर टेस्ट के दौरान जिस तरीके से पाला बदला, और उसके बाद इनको वहाँ से जो बीजेपी का सिटिंग एमपी थी वहाँ को उनका टिकट काटने के बाद यहाँ दिया गया इनको। ऐसे में तो प्रतिष्ठा तो वहाँ पे आनंद मोहन को लगा हुआ है, क्योंकि जो कही जाए तो आनंद मोहन का जो छवि रहा है और जिस तरीके से उनके ऊपर जो हाल ही में उन्होंने जेल से भी निकला है, तो ऐसे में उनका जो छवि रहा, तो छवि का तो इस बार जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये देखना होगा जो वैश्य जाति से लगातार वो रामा देवी सांसद रही हैं, तो ऐसे में रामा देवी का जगह क्या लवली आनंद ले पाती हैं या फिर ऋतु जायसवाल ले लेंगे? देखिए टक्कर जो है वो कांटे की टक्कर है वहाँ पर। बिल्कुल, बिहार में अगर जातिगत पॉलिटिक्स होती है और जातिगत में वो जो वहाँ पे जो वैश्य जाति की जो संख्या, वैश्य जाति की संख्या काफ़ी अधिक है, और ऐसे में उस सीट एक फॉरवर्ड को दे दिया गया है, तो ऐसे में उस जो आबादी जो वैश्य जाति की आबादी वो तो खासा नाराज तो है ही, लेकिन मोदी के शिवहर की सीट जो है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवहर में जो है वो रमा देवी वहाँ से वैश्य जाति से थी, बीजेपी से लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही थी, लेकिन अधिक उम्र का हवाला देकर के इस बार उनका टिकट काटा गया और वह सीट जेडीयू को दे दी गई। और वहाँ पर जो जातीय गोलबंदी है वो इस तरीके से हो गई है कि जो वैश्य जाति है, कहता है कि उसकी आबादी लगभग वहाँ 2.5 लाख के करीब है, और मोदी के नाम पर कुछ वोट हो सकता है कि लवली आनंद को पड़े, जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और हमने भी जो आज पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, चूँकि मैं भी उन इलाकों में लगातार घूम रहा था, तो वहाँ भी मुकाबला जो है वो निश्चित तौर पर कांटे का है। हमारे साथ अविनाश है। अविनाश, सिवान जो है वो शहाबुद्दीन का गढ़ माना जाता रहा है, हिना साहब वहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या लगता है कि वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट है या फिर वहाँ पर अब शहाबुद्दीन की कोई हवा नहीं है और सीधी लड़ाई जो है वो जेडीयू बनाम आरजेडी के बीच है? बिल्कुल, देखिए ट्रायंगुलर फाइट तो है, लेकिन जिस तरीके से शहाबुद्दीन के जाने के बाद जब उनकी पत्नी जो है हिना साहब, उन्होंने जब ऐलान किया था कि चुनाव वहाँ से लड़ेंगी, सिवान से चुनाव लड़ेंगी, उस समय से ये कई बार इसको लेकर सियासत भी गर्म हुए। लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी है, जो 6 चरण के चुनाव हुए और जैसे रुझान सामने आते हैं और जिस तरीके की बात होती है, देश के प्रधानमंत्री लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, कई बड़े बड़े जनसभा उन्होंने किया, तो जेडीयू और बीजेपी और जो एक साथ बिहार में सरकार भी है और राजद जो है अपोजिशन में है, महागठबंधन जो है अपोजिशन में, तो यहाँ पे जेडीयू बीजेपी के सामने आरजेडी जो है बड़ी प्रतिद्वंदी है। और कहीं ना कहीं हिना साहब के लड़ने से आपको क्या लगता है कि चूंकि हिना साहब तो जीतेंगी नहीं, तीसरे नंबर पे हैं,
तो वो हराएंगे किसको? देखिए, नुकसान हमारे ख्याल से हिना साहब वो अगर करती हैं तो वो आरजेडी को ही होगा, और इसमें जेडीयू और बीजेपी को फ़ायदा होगा, क्योंकि हिना साहब ने ये जब ठाना था कि चुनाव वो लड़ेंगे और वो तीसरी नंबर पे हैं, और जेडीयू क्योंकि और जेडीयू बीजेपी दोनों के डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और अपोजिशन में क्योंकि राजद बड़ी दल है। अवध बिहारी चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। पूर्व अध्यक्ष भी हैं और आरजेडी के वरिष्ठ वो लीडर भी हैं, लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हैं। तो ऐसे में अगर फैक्टर अगर हिना साहब बनती हैं तो वो आरजेडी का समीकरण वहाँ खराब करेंगी, क्योंकि लड़ाई तो अब दो लोगों का है, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे हैं। और देखिए, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है और उनके समर्थक भी हैं, भले ही अभी सरकार में नहीं है, जब तेजस्वी यादव 17 महीने सरकार में आए थे तो कई सारे बात उन्होंने किया था, और इससे पहले भी जब लालू प्रसाद यादव की बात कर ले या फिर अवध बिहारी चौधरी की बात कर ले, तो जो मुस्लिम अभी भी एमवाई समीकरण जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं राजद के खेमे में रहता है। ऐसे में क्योंकि सिंबल आरजेडी बिहार में लार्जेस्ट पार्टी है, तो ये जो हिना साहब है अगर वो समीकरण खराब करती हैं तो वो आरजेडी की समीकरण खराब करेंगे। ऐसे में जेडीयू बीजेपी को फ़ायदा अल्टीमेटली होगा। एक और महत्वपूर्ण जो सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महाराजगंज जो है वो सीट भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि वहाँ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार बीजेपी से, और वहीं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बिहार के अखिलेश सिंह, इन्होंने अपने बेटे आकाश को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। आप यहाँ कांग्रेस बीट भी देखते हैं, महाराजगंज की क्या आबो हवा है? देखिए, बिल्कुल महाराजगंज में जो है अगर जो बात आपने कहा कि अखिलेश सिंह के बेटे जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं, हालांकि कांग्रेस ने इससे पहले कई बार कहा कि जो उनकी हालात है बिहार में वो काफ़ी नाजुक है इस बार, क्योंकि देखिए कांग्रेस के जितने भी जो महागठबंधन के या फिर इंडिया अलायंस के जो जनसभा होती हैं, तेजस्वी यादव खुद उसमें शामिल रहते हैं। कांग्रेस के कोई बड़े सीनियर लीडर नहीं देखते हैं, और जिस तरह के जो सिग्रीवाल जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, 2 बार पहले भी सांसद रह चुके हैं और अभी भी वर्तमान चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आज पवन खेड़ा भी बिहार पहुंचे थे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हालांकि उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी का इम्पैक्ट पूरा देश में है और इस बार जनता उनके साथ है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का क्रेज पूरे देश और पूरे बिहार में जो दिख रहा है, उस हिसाब से ये जरूर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस फाइट में बीजेपी आगे और सिग्रीवाल जो फिर से जो है आगे इस रेस में रहेंगे। देखिए, गोपालगंज में भी जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की वहाँ पर टक्कर है, और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह जो 7वीं बार अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 7वीं बार वो सांसद बनेंगे, वहाँ पर भी लड़ाई है। लेकिन वहाँ के विषय में यह कहा जा रहा है कि चूंकि वह सीट आरजेडी ने वीआईपी को दे दी थी और वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नोन फेस नहीं है, तो लिहाजा राधा मोहन सिंह के लिए वह सीट निकालना हो सकता है कि वह आसान हो जाए। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, जो मैं लगातार चर्चा भी कर रहा था तमाम लोगों से, देखिए 2-3 बाहुबली हैं, एक तो मुन्ना शुक्ला हैं, आनंद मोहन हैं, हिना साहब हैं। क्या लगता है कि बाहुबल जो है वो अब वोट बल के सामने जो है वो आपको लगता है कि अब कमज़ोर होता जा रहा है डे टू डे? देखिए, एक चीज़ तो ज़रूर है कि बाहुबली का जो दौर था एक अलग दौर था। अब क्या है कि ईवीएम का मामला है। दूसरा है कि अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो बूथ पर या किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उस बूथ पर रिपोल हो जाता है। रिपोल होता है तो उस समय फिर जो पारामिलिट्री फोर्स या जो भी सुरक्षा बलों की संख्या कम से कम 10 गुना बढ़ा दी जाती है, तो फिर लॉस होता है उसमें। शुरुआत के दिनों में जब ईवीएम आया था तो इस तरह की परेशानी हो रही थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि बहुत कम जगहों पर रिपोल हो रहा है। एक खगड़िया में रिपोल हुआ था तो वहाँ पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ किया गया, आग लगा दिया गया था, इसकी वजह से खगड़िया के बेलदौर में रिपोल हुआ था। अब 7 चरण का चुनाव में 6 चरण का चुनाव हो चुका, लेकिन एक जगह रिपोल की बात हुई। तो रिपोलिंग नहीं है, लेकिन बाहुबल अब दूसरे तरीके से लोग उसको मतलब ये करते हैं, मतलब एकजुट करते हैं, अपने लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को कैंप करते हैं, या फिर जो भी जिस तरह से प्रभावित करना हो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अब वो वक्त अभी फ़िलहाल नहीं है कि डरा धमका करके आप किसी से वोट लें। अब बहुत कम जगहों पर वेलेबल वैसे इलाके हैं आज भी जहां पर, लेकिन चुनाव आयोग उस पर भी लगातार काम करती है और उस इलाकों में गश्तियां करती है या फिर वहां पर पुलिस चेक पोस्ट वगैरह का तैनाती की जाती है। लेकिन जो बाहुबली है वो अलग तरीके से काम हो रहा है। आप समझिए कि आनंद मोहन जेल से छूटते हैं और लगातार कैंप किए हुए हैं वो शिवहर में, और समझिए कि जब उनके बेटे जब पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो जेल के अंदर थे और उनका बेटे बहुत आराम से चुनाव जीते थे, जबकि एनडीए एक तरफ थी और आरजेडी बिल्कुल अलग से लड़ रही थी कांग्रेस के साथ। तो लेकिन इस बार जो है उनका निकलना ही शायद नुकसान दे रहा है ज़्यादा लवली आनंद को,
क्योंकि लोग अब बिहार के जो लोग हैं ना वो बाहुबल से काफ़ी परहेज करते हैं, खास करके वो हर वर्ग में अब ऐसे लोग हो गए। कोई ज़रूरी नहीं है जिस जाति का आदमी बाहुबली जो खड़ा है या उसका परिवार कोई सदस्य खड़ा है उसकी जाति के तमाम लोग उसको वोट कर देंगे, क्योंकि सभी जाति में अब वैसे लोग आ गए हैं। पिछले 20 वर्षों में इतना बदलाव बिहार में आ गया है कि सभी लोग सुकून से रहना चाहते हैं, सभी लोग अच्छे से रहना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल बदल गया है। तो अब वो मामला नहीं है, अब मामला है कि कुछ लोग प्रभावित होकर भले वोट कर दे, लेकिन आप जो कहिए कि कोई आदमी जनमानस का वोट ले लेगा। एक दौर जब होता था, आप तो उस समय कवर कर रहे थे, आप काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं कि एक एक आदमी के पास 3-3 लोकसभा और 7-7, 8-8, 10-10 विधानसभा का जिम्मा हुआ करता था। लालू प्रसाद उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साहबुद्दीन अगर उठ गए तो छपरा, सिवान, गोपालगंज उनके हाथ में है। 1990 से लेकर 2005 तक ये इलाका होता था। तस्लीमुद्दीन है तो सीमांचल उनका है, आनंद मोहन है तो पूरा जो कोसी का इलाका उनका है, इधर विशेषर ओझा है, कहीं प्रभुनाथ सिंह हैं। तो एक दौर हुआ करता था, लेकिन आज कोई ऐसा दौर नहीं है। कोई आदमी अपनी सीट जीत जाता है, यही बहुत बड़ी बात है। पप्पू यादव आपको देख रहे हैं क्या स्थिति में है। तो आज के दौर में जो दौर है बदल चुका है। अब बाहुबली हो या आप कुछ हो, जनता अगर जागरूक होती है, अभिषेक, जनता अगर जागरूक होती है तो निश्चित तौर बाहुबल हो या कोई भी बल हो वो लगातार कमजोर होता जाएगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि वोटिंग का जो ट्रेंड है बिहार का, चूँकि वैशाली में आप पूरे दिन थे, हम भी थे उन इलाकों में, लोकतंत्र की जननी रही है वैशाली, यानी कि बिहार लोकतंत्र को जो है की जननी के तौर पर बिहार को लोग मानते हैं। फिर क्या ऐसी वजह है कि इस बार लोकतंत्र की जननी बिहार ही वोटिंग के मामले में लगातार पिछड़ता जा रहा है? देखिए, हम लोग जो घूमे हैं कई बूथों पर, बहुत कम लोग थे, गर्मी भी काफ़ी थी। और इस बार तो बात सही है कि 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 1 चरण मात्र बचा है। और जो बिहार है लगातार पसीना बहा रहा है कि पिछले बार के चुनाव को जितना वोटिंग हुआ था उसको बढ़ाने के लिए। अभी तक जो रिपोर्ट है तकरीबन 3% वोटिंग कम है। आप समझ लीजिए कि 3% वोटिंग बहुत होता है। कितना आप 3% टोटल जो वोटर्स की संख्या थी करीब 1 करोड़ 12 लाख थी, आज उसमें 3% वोट पिछले बार से कम पड़ा, तो काफ़ी अंतर पड़ जाता है। 3% जीतने के लिए 1%, 1.5% काफ़ी होता है। तो जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि लोगों में शायद एक उदासीनता है कि अरे नहीं भी जाएंगे तो भी जिसको जितना जीत ही जाएगा। और चुनाव आयोग क्या वजह है? जनता के भीतर अगर वो अवेयरनेस नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है अपनी वोटिंग को लेकर के, क्योंकि जब वोट करते हैं तो जनता इस तरह दिखाती है। तो भाई आपका एक वोट जो है वो प्रधानमंत्री बनाता है, आपका एक वोट जो है वो सांसद विधायक बनाता है, लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। तो फिर जनता आखिर क्यों अब वोट देने के लिए उतनी जागरूक नहीं हो पा रही है? देखिए, एक तो चुनाव बहुत लंबा हो गया और जो लोग बाहर रहते हैं वो लौटे नहीं। बहुत लोगों को कोशिश किया गया होगा उम्मीदवारों के द्वारा या जो पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि सरकार इस तरह की तैयारी नहीं कर सकती, वो उम्मीदवार ही करते हैं, तो लोग लौटे नहीं हैं। आज भी आप देख रहे होंगे कि महिलाओं की कतार में संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि महिलाएं रहती हैं अपने घर में, गाँव में, और जो उसी के पुरुष हैं, घर के बेटा। महिलाओं को तो उनका राइट भी दिया है, प्रधानमंत्री ने भी दिया है। और बिहार में तो नीतीश कुमार चिल्ला कर कहते हैं कि भाई 50% मैंने आपको आरक्षण दिया है। तो ये भी एक बड़ा मतलब जो वीमेन एम्पावर्ड की बात कह रही है लगातार सरकार, वो सरकार कर रही है। आपको लगता है कि उसका असर महिलाओं के बीच जा रहा है? आज नीतीश कुमार अगर 18 वर्षों से सरकार में हैं तो महिलाओं का उनमें बहुत बड़ा रोल है, उसी के दम पर वो सरकार में है और ये वो मानते भी हैं। आप सोचिए, महिलाओं के कहने पर उन्होंने शराबबंदी लागू कर दिया। हर वर्ष हजारों करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिहार को, लेकिन वो आज तक उस चीज़ पर अड़े हुए हैं। कई मामलों में फेल हो चुका है शराबबंदी कानून, बहुत जगहों पर मिलता है, रोज़ शराब करोड़ों का पकड़ा जाता है, लेकिन वो महिलाओं को लेकर के इतने सेंसिटिव मुख्यमंत्री हैं कि महिलाओं को लेकर के वो लगातार काम करते हैं। और इसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिलाओं को लेकर के बात करते हैं, युवाओं को लेकर बात करते हैं। तो महिलाओं को जोड़ने के लिए, और अब जो कतार है वो वाकई में अलग है। इसीलिए कहते हैं कि नीतीश कुमार के पास कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी जादुई करिश्मा करके वो 20 सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। चलिए अभिषेक, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में जनता अपने मत का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे। और आज हमारी पूरी टीम जो आप अभी हमारे साथ देख रहे हैं, अविनाश हैं, विवेक हैं, चंदन हैं, अभिषेक हैं, और मैं खुद भी आज पूरे दिन इस 44 डिग्री के तापमान में हर एक जगह से, हर एक लोकसभा से आप तक खबरों को पहुँचाता रहा। और यही वजह है कि आपका प्यार न्यूज़ 22 स्कोप के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपका यह प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा। और फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।